चलिए बच्चों, से जैसा कि आप सबको ज्ञात है, यू ऑल नो दैट वी हैव असेंबल्ड हियर टू रिवाइज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और थोड़ा सा यहाँ पे हम राइटिंग प्रैक्टिस पे भी फोकस करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की। चलिए, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग ऑलरेडी एक बार आप लोगों ने अच्छे से इसको पढ़ लिया है। सो विल ट्राई टू मेक दिस रिवीजन अ वेरी डिटेल्ड रिवीजन, जहाँ पे हम रिवाइज भी कर लें, काफी अच्छे से हम चीजों को लिख भी लें, राइटिंग प्रैक्टिस भी हम काफी अच्छे से कर लें। सो इस उद्देश्य के साथ हम आए हैं बच्चों, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि लेट्स क्लोज दिस चैप्टर। इस चैप्टर को हम क्या करें, क्लोज कर दें। क्लोज कर दें मतलब हम इस चैप्टर को इतने शानदार तरीके से पढ़ लें कि हमारी मेन एग्जाम की प्रिपरेशन हम आज ही खत्म कर दें, ठीक है। चलिए, सबसे पहले अगर आप देखें तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है। नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है पीस ऑफ पेपर दैट क्रिएट्स राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है जो बेसिकली क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। नाउ इफ यू लुक एट द क्लासिफिकेशन, अगर आप देखेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो कितनी कैटेगरीज में क्या हो सकता है, क्लासिफाई हो सकता है। द फर्स्ट इज बेरर। व्हाट इज बेरर बच्चों? बेरर इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका पेमेंट उसी इंसान को मिलेगा जिस इंसान के पास वह इंस्ट्रूमेंट है, द वन हू बेयर्स इट। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका पेमेंट उस इंसान को मिल सकता है जिसका नाम लिखा हुआ है या फिर जिसको वो ऑर्डर करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक चेक दे रहा हूं या आपको बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहा हूं, मैं उसमें लिख रहा हूं पे सक्षम और हिज ऑर्डर। तो इंस्ट्रूमेंट किसको पे हो सकता है बच्चों? ये इंस्ट्रूमेंट सक्षम को ही पे हो सकता है या फिर उसके ऑर्डर को ही पे हो सकता है। या फिर मैंने सिर्फ लिख दिया पे सक्षम और मैंने इस इंस्ट्रूमेंट की ट्रांसफरेबिलिटी को क्या नहीं किया, रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, जिसमें लिख दिया पे सक्षम। तो इंप्लाइडली ये इंस्ट्रूमेंट क्या है? इंप्लाइडली दिस इंस्ट्रूमेंट इज व्हाट बेटा, ट्रांसफरेबल, या फिर इंप्लाइडली ये इंस्ट्रूमेंट सक्षम किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है ऑर्डर, ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। इनलैंड, एक इंस्ट्रूमेंट जो इंडिया में ड्रॉ भी हुआ है और जिसका पेमेंट भी इंडिया में होगा, या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो इंडिया में ड्रॉ हुआ है ऑन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ऑन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बट पेबल आउटसाइड इंडिया। कहने का मतलब है ड्रॉवर भी इंडिया का है, ड्रॉई भी इंडिया का है, बट इसकी जो पेमेंट होगी वो कहां पर होगी बच्चों? इंडिया के बाहर होगी। इसको अपन क्या मानेंगे? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आपको पता है स्टैंप ड्यूटी नहीं लगती बच्चों। ना, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट इंडिया में ध्यान देखिए, कोई इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ भी इंडिया के बाहर हुआ है और उसकी पेमेंट भी इंडिया के बाहर होगी, दैट्स अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। एक इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ तो इंडिया में हुआ है लेकिन पर्सन कौन है बच्चों? ड्रॉई कौन है? ड्रॉई इज अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया और ये इंस्ट्रूमेंट का जो पेमेंट है वो भी कहां पे होगा? इंडिया के बाहर होगा। तो ये आप याद रखें। अब इसमें अगर इंडिया में ड्रॉ हुआ है, ड्रॉई इंडिया का है बट पेबल आउटसाइड इंडिया होगा, तो वो इंडियन इंस्ट्रूमेंट है। बट ड्रॉ भी इंडिया में हुआ है, सॉरी ड्रॉ भी इंडिया के बाहर हुआ है, सॉरी ड्रॉ इंडिया में हुआ है बट ड्रॉई और पे दोनों कहां पे है? आउटसाइड इंडिया। तो वही इसको हम क्या मानेंगे? फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। उसके बाद अगले जो इंस्ट्रूमेंट है 2000 डिमांड इंस्ट्रूमेंट। तो डिमांड इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं बच्चों? हाँ जी, डिमांड इंस्ट्रूमेंट बच्चों, एक इंस्ट्रूमेंट डिमांड इंस्ट्रूमेंट तब होता है जब सामने वाला आपसे डिमांड करे, सॉरी, जब सामने वाला आपसे क्या करे? डिमांड करे, तो आपको तुरंत उसको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। दैट इंस्ट्रूमेंट विल बिकम अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट। कोई भी प्रॉमिसरी नोट या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन डिमांड इन द फॉलोइंग केसेस। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट को हम डिमांड इंस्ट्रूमेंट कब मानेंगे? नंबर वन, जब आपने इंस्ट्रूमेंट के ऊपर स्पेसिफिकली लिख दिया है, क्या लिख दिया भैया? पेबल ऑन डिमांड, या फिर आपने लिख दिया पे सुनील। कब पे करोगे? 2 दिन के बाद। आपने कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ लिख दिया पे सुनील, तो इंप्लाइडली हम मान लेंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट क्या है? डिमांड इंस्ट्रूमेंट है। क्या है आपको पता है बच्चों, हमेशा ही डिमांड पे पेबल होता है। अच्छा, आपने इंस्ट्रूमेंट में लिख दिया आई विल पे यू 10,000 रुपीज एट साइट, मतलब जैसे तुम मुझे इंस्ट्रूमेंट दिखाओगे मैं तुमको 10,000 रुपए दे दूंगा, तो भी क्या है? ये डिमांड है। या फिर मैंने आपको लिख दिया कि आप मुझे प्रेजेंट करेंगे, तो भी ये इंस्ट्रूमेंट क्या है? तो भी मैं आपको तुरंत पे कर दूंगा, तो ये भी क्या है बच्चों? डिमांड।
टाइम इंस्ट्रूमेंट, सीधी बात है, अगर आपने लिख दिया कि मैं आपको 20 डेज के बाद पे करूंगा, ठीक है, या फिर आप जिस दिन मुझे दिखाओगे इंस्ट्रूमेंट उसके 20 डेज के बाद मैं आपको पे करूंगा, तो ये इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, टाइम इंस्ट्रूमेंट। या फिर मैं आपको पे तो करूंगा, बट कब पे करूंगा, ऐसे इवेंट के होने के बाद, विच इज बाउंड टू हैपन, जो इवेंट होना ही है उस इवेंट के होने के बाद मैं आपको पे करूंगा। आपकी डेथ के 15 दिन के बाद मैं आपको पे करूंगा, आपके फैमिली मेंबर को, मतलब राम की डेथ के 15 दिन के बाद मैं उसके फैमिली मेंबर को पे करूंगा। तो दिस इज व्हाट बेटा, दिस इज ऑल्सो अ टाइम इंस्ट्रूमेंट। एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट बच्चों, एक इंस्ट्रूमेंट जो क्या क्रिएट करता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि भाई ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये प्रोमिसरी नोट है या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज, इसको क्या ट्रीट किया जाए, तो इसको हम मानते हैं एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट। सो मैंने आप बताया था कि मान लीजिए किसी जैसे डीजेसी दुष्यंजन क्लासेस की दो ब्रांच है, एक ब्रांच है इंदौर में और एक ब्रांच है पुणे में। तो पुणे की ब्रांच अगर इंदौर की ब्रांच के ऊपर क्या करती है, पुणे की ब्रांच इंदौर की ब्रांच के ऊपर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करती है, तो इसमें ड्रॉर कौन है, पुणे की ब्रांच है, ड्रॉई कौन है, अ, इंदौर की ब्रांच है, और पेई है फॉर एग्जाम्पल प्राची जी इज द पेई। तो क्या हो गया बच्चों ये, अब यहाँ पे आइडियली आप देखो तो दो पार्टीज भी हैं और तीन पार्टीज भी हैं, ड्रॉवर और ड्रॉई एक ही इंसान है, तो इसको आप प्रोमिसरी नोट भी मान सकते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज भी मान सकते हैं। तो दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट। नाउ इनकोइट या फिर इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट बच्चों, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट में आप क्या डालना भूल गए बच्चों, बाकी सब चीजें तो आपने डाली हैं, बट यहाँ पर आप अमाउंट डालना भूल गए बच्चों। तो मैंने एक चेक ड्रॉ किया या फिर एक प्रोमिसरी नोट ड्रॉ किया रुचिता के फेवर में, बट मैं मिस कर गया, मैं भूल गया, क्या भूल गया कि कितना अमाउंट मुझे पे करना है, ये नहीं डाला। तो बच्चों ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, इनकोइट। अब इनकोइट में आपको पता है अगर रुचिता इज होल्डर, सो रुचिता अगर ये होल्डर है तो कितना डाल सकती है, उतना ही डाल सकती जितना इसको मुझसे रिकवर करना था। बट अगर रुचिता होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो जितना अमाउंट का स्टैंप लगा हुआ है उस पूरे अमाउंट को रुचिता यहाँ पे भर सकती। फॉर एग्जाम्पल मैंने इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया है, अमाउंट नहीं डाला, बट उसके ऊपर 1 रुपए का स्टैंप लगा, पेपर स्टैंप रेवेन्यू स्टैंप लगाए, तो 1 रुपए का स्टैंप 10,000 रुपए तक के पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो रुचिता 10,000 रुपए तक भर सकती है अगर वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है ना। तीन टाइप के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, मतलब ये मेन क्लासिफिकेशन है। बाकी तो जो हमने पढ़ा डिमांड टाइम, ये सारे इंस्ट्रूमेंट का दूसरे ये सब क्लासिफिकेशन, मेन क्लासिफिकेशन तीन होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। प्रोमिसरी नोट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो सेक्शन 4 क्या बोलता है, प्रोमिसरी नोट इज नथिंग, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग जिसमें एक अनकंडीशनल प्रॉमिस है मेकर के द्वारा, जिसमें वो ये बोलता है कि एक फिक्स सम ऑफ मनी, मनी याद रखना, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी मनी, चेक, तीनों मनी के टर्म्स में ही होंगे। वो किसको पे करेगा, टू और ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इट हैज टू बी इन राइटिंग एंड साइंड बाय द मेकर। सो प्रोमिसरी नोट एक ही चीज याद रखना, अनकंडीशनल प्रॉमिस है बाय द मेकर, साइंड बाय द मेकर टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी टू अ पर्सन और टू अ पर्सनस ऑर्डर। ठीक है, कब पे करेगा, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सर्टेन टाइम या एट सर्टेन टाइम या फिर ऑन डिमांड या फिर उसके ऑर्डर पे भी करेगा वो। मेकर जो बंदा प्रॉमिस करता है पे करने का वो पे मेकर है, जिसको आपने जिसको पेमेंट मिलेगी वो पे ही है। तो दो पार्टीज होती है प्रॉमिसरी नोट में। ठीक है, इट हैज टू बी इन राइटिंग, अनकंडीशनल होना चाहिए, इसमें सिर्फ प्रॉमिस टू पे होना चाहिए, स्पेसिफिक अमाउंट, स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक टाइम और ऑन डिमांड, प्रॉमिस टू पे इन टर्म्स ऑफ मनी ऑन एंड मनी ओनली। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि 25 तारीख को मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा और काला घोड़ा दूंगा, नहीं, वॉइड है। प्रॉमिस हैज टू बी मेड इन टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ मनी ओनली, दिस यू हैव टू रिमेंबर। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी हैज टू बी पेड और इट हैज टू बी पेड टू अ सर्टेन पर्सन ओनली, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक फिक्स इंसान को ही आप पे करेंगे। मैं पे करूंगा 25,000 रुपए राम को या श्याम को, इनवैलिड है। आप सर्टेन पर्सन राम को ही पे करूंगा मैं। उसके बाद एक चीज याद रखना बच्चों, प्रॉमिसरी नोट पेबल टू बेयरर ऑन डिमांड आप ये ड्रॉ नहीं कर सकते, ये सिर्फ आरबीआई या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यू कर सकती है, बिकॉज ये अपने करेंसी नोट होते हैं प्रॉमिसरी नोट पेबल ऑन डिमांड, रिमेंबर। तो ये आप कोई भी इंसान ड्रॉ नहीं कर सकता।
फिर कुछ मैंने एग्जाम्पल दिए, नीचे लिख रही है ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है। बी आई ओ यू ₹10,000, ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है बच्चों। आप हमेशा याद रखना, प्रॉमिसरी नोट इज अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे। सो अगर मैं ये बोलता हूँ कि रुचिता मुझे बेटा आपको 10,000 रुपए देने हैं, तो ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉमिस। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद आपकी प्रॉमिसरी नोट में अगर प्रॉमिस वर्ड नहीं हुआ है, लेकिन लैंग्वेज जो है प्रॉमिसरी नोट की वो इस प्रकार की है कि ये बता रही है कि एक बंदा पैसे देने का कमिटमेंट कर रहा है, तो उसको हम प्रॉमिसरी नोट मानेंगे। ₹10,000 बैलेंस टू यू, आई एम स्टिल इंडेप्टेड एंड प्रॉमिस टू पे। मेरे को 10,000 रुपए आपको देना बाकी है और मैंने अभी तक दिया नहीं है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको दूंगा। तो इसको भी हम प्रॉमिसरी नोट क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे, मानेंगे, ठीक है। फिर कोर्ट में केसेस गए और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को बताया गया है कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्रॉमिसरी नोट नहीं है। जैसे कि मैंने आपसे 1,000 रुपए लिए जो आपसे मैंने बोरो किए हैं, आई एम अकाउंटेबल और मैं जिम्मेदार हूं इस 10,000 रुपए के लिए विथ इंटरेस्ट। तो क्या है बच्चों, ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है। चलिए बच्चों, उसके बाद आई प्रॉमिस टू पे ऑन डिमांड एट माई कन्वीनियंस। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पे करूंगा, लेकिन कैसे पे करूंगा, एट माई कन्वीनियंस। क्या ये प्रॉमिसरी नोट है? नहीं। इसमें आपने कंडीशन लगा दी, एट माई कन्वीनियंस। कंडीशन ऐसी डाल दो जो बाउंड टू हैपन है, जो होगी, डेथ के बाद डेथ होती ही है, ठीक है। 2 दिन के बाद जब सूरज निकलेगा, नहीं बच्चों इसमें भी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अगर 2 दिन के बाद नहीं निकला, बारिश आ गई, तो क्या करोगे? तो ऐसा इवेंट विच इज बाउंड टू हैपन, अगर आपने वैसी कंडीशन डाली तो प्रॉमिसरी नोट चलता है, ठीक है। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करना ही है बच्चों प्रॉमिसरी नोट के ऊपर। नेक्स्ट इज बिल ऑफ एक्सचेंज। व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज? सेम प्रॉमिसरी नोट में 2 पार्टीज होती हैं, यहाँ पे 3 पार्टीज होती हैं। अगेन इट्स एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। सो बिल ऑफ एक्सचेंज भी क्या होता है बच्चों? एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या है, राइटिंग में है। इसके अंदर होता है बच्चों एक अनकंडीशनल ऑर्डर, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर होता है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑर्डर देती है, साइन बाय द मेकर, मेकर मतलब ड्रॉअर, किसी सर्टेन इंसान को, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और टू द बेरर। तो एक अनकंडीशनल ऑर्डर है जो ड्रॉवर ड्रॉ करता है, जिसके थ्रू वो ड्रॉई को किसी सर्टेन पर्सन को ऑर्डर देता है कि किसी पेई को, या जो पेई है आप उसको क्या कीजिए, पेई को या पेई के ऑर्डर पे या फिर बेरर को आप क्या कीजिए, फिक्स पेमेंट दीजिए, फिक्स पेमेंट दीजिए, सर्टेन सम ऑफ मनी। 3 पार्टी होती है, ड्रॉवर, ड्रॉई, पे। ड्रॉवर जो ड्रॉ करेगा, ड्रॉई जो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और पे जिसको पेमेंट मिलेगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट बेटा, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। बच्चों मैं ड्रॉवर हूं, मैंने एक बिल ड्रॉ किया और मैंने बोला प्राची प्लीज पे 10,000 रुपीज टू प्रभु, ठीक है। सो मैं उसमें ड्रॉवर अगर चाहे तो उसमें एक पार्टी को और इंट्रोड्यूस कर सकता है, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। ड्रॉई इन केस ऑफ नीड मतलब मैंने प्राची को बोला कि प्राची तुम 10,000 रुपए किसको दे दो, प्रभु को दे दो। बट उसमें मैंने एक और चीज लिख दी कि अगर प्राची के पास पैसे नहीं है देने के लिए तो मुस्कान सिनानी जी भी पेमेंट दे सकती है। तो मुस्कान सिनानी जी क्या हो जाएंगी, शी वुड बिकम, मुस्कान सिनानी जी वुड बिकम ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नाउ हु इज एक्सेप्टर फॉर ऑनर? एक्सेप्टर फॉर ऑनर क्या है कि भाई प्राची के पास गए, पेमेंट लेके, अब ये ड्रॉ इन केस ऑफ नीड अलग कर दो। हाँ, नाउ एक्सेप्टर फॉर ऑनर कौन है? तो दुष्यंजन ने ड्रॉ किया था, प्रभु के फेवर में ड्रॉ किया था, प्रभु क्या है, ड्रॉई है। नाउ ध्यान से बच्चों, प्रांजल ने मना कर, सॉरी प्रांजल बोल रहा हूँ, प्राची ने क्या कर दिया बच्चों, प्राची ने पे करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। सो अब बच्चों प्राची ने मेरे को फोन किया, दुष्यंत सर क्या है ये, सॉरी प्रभु पे ही था, वो प्राची के पास गया, प्राची ड्रॉई थी बच्चों, प्राची ने पे करने से मना कर दिया। तो प्रभु ने मुझे फोन किया, गुस्सा करा, मैंने बोला बेटा एक काम कर, तू मुदित के पास चला जा, हो सकता है मुदित पेमेंट दे दे। तो मुदित जो है वो क्या बन जाएगा बच्चों, एक्सेप्टर फॉर ऑनर। सो जब ड्रॉई जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है या पे नहीं कर पा रहा है, तो कोई भी पर्सन ड्रॉई की इज्जत रखने के लिए, मतलब ड्रॉई मतलब अपनी प्राची की इज्जत रखने के लिए एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो क्या बन जाता है, एक्सेप्टर फॉर ऑनर। जब एक्सेप्टर फॉर ऑनर एक्सेप्ट करता है तो ड्रॉवर जो है वो क्या करता है बच्चों, गेट्स अ नोटरी फॉर द एक्सेप्टेंस टू हैव द प्रूफ। तो ड्रॉवर मतलब दुष्यंत सर क्या करेंगे, मुदित ने तो पे कर दिया है, तो मुदित क्या करवा लेंगे, उसके ऊपर एक नोटरी करवा लेंगे, किसी वकील के पास जाके स्टैम्प मरवा लेंगे कि पे किसने किया है, मुदित ने पे किया है। तो इससे क्या फायदा हो जाएगा बच्चों, इससे ये फायदा हो जाएगा कि इट वुड बी अ प्रूफ दैट मुदित हैज मेड द पेमेंट।
मुदित मेरे से पैसे रिकवर कर सकता है, ठीक है। एक्सेप्टर फॉर ऑनर जो है वो ड्रॉवर से पैसे रिकवर कर सकता है या ड्रॉई से ही पैसे मांग सकता है। उसके बाद बच्चों अगेन सेम अनकंडीशनल ऑर्डर है, ड्रॉई हैज टू बी सर्टेन, इट शुड बी इन राइटिंग, पेबल ऑन डिमांड, स्पेसिफिक सम, प्रॉमिस टू पे इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। ड्रॉवर एंड पे कैन बी द सेम पर्सन। बच्चों ड्रॉवर और पे जो है वो क्या हो सकते हैं, सेम पर्सन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्रॉवर मैं हूँ और पे भी मैं हूँ। जैसे मैंने प्रभु को बोला दुष्यंजन इज द ड्रॉवर, मैंने प्रभु को ऑर्डर की, प्रभु बेटा मेरे को 25 तारीख को 10,000 रुपए दे देना। ये क्या है बच्चों, मैं ड्रॉवर भी हूँ और पे भी हूँ और प्रभु क्या है, ड्रॉई है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये एक फॉर्मेट है बच्चों। नाउ नेक्स्ट इज चेक। बच्चों नाउ चेक इज ऑल्सो बिल ऑफ एक्सचेंज। बस एक चीज याद रखना है, चेक के केस में बच्चों ड्रॉई इज ऑलवेज द बैंक। चेक के केस में ड्रॉई वुड ऑलवेज बी द बैंक, एंड दूसरा चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, ठीक है। तो ये दो चीजें याद रखना। तीसरा चेक के ऊपर क्या नहीं लगती, स्टैंप ड्यूटी नहीं लगती। उसके बाद दो चेक के दो टाइप याद रखना, एक इलेक्ट्रॉनिक चेक होता है और एक ट्रंकेटेड चेक होता है बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक चेक में बच्चों कुछ भी नहीं है। जब ये चेक क्लियरिंग में जाता है तो क्या होता है बच्चों, इसकी जो एग्जैक्ट मिरर इमेज होती है, इसका जो स्कैन इमेज होती है, उसके थ्रू क्या होता है बच्चों, ये क्लियर होता है इलेक्ट्रॉनिक चेक, ठीक है। इट इज एग्जैक्ट पेपर इमेज ऑफ द ओरिजिनल चेक, फिजिकल चेक का। ट्रंकेटेड चेक बच्चों ये क्लियरिंग में कैसे आता है बच्चों, ट्रंकेटेड चेक में जो ट्रंकेटेड चेक्स होते हैं उसमें स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, और उन स्पेशल कैरेक्टर की जो इमेजेस हैं उसके आधार पे वो चेक क्या होगा बच्चों, एनकैश होगा। क्लियरिंग साइकिल में ये मतलब ये जो चेक है, इस चेक में स्पेशल कैरेक्टर होंगे और उन स्पेशल कैरेक्टर के थ्रू ये चेक क्या होता है, एनकैश होता है। मतलब आपने एक बैंक में चेक डिपॉजिट किया तो जो क्लियरिंग बैंक है, जो दूसरा बैंक है, वो सिर्फ क्या करेगा बच्चे, इस चेक की इमेज एक्सट्रैक्ट करेगा और इमेज के थ्रू ये चेक को क्या करवा के देगा, क्लियर करा के देगा। तो इलेक्ट्रॉनिक चेक में इमेज घूमती है चेक की क्लियरिंग में, और ट्रंकेटेड चेक में पूरा चेक का इमेज नहीं आता बट चेक के स्पेशल कैरेक्टर जाते हैं बच्चों। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। फिर ये प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज बच्चों, अपनी आईसीएसआई तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस इस टाइप के आ सकते हैं बच्चों की, प्रोमिसरी नोट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या, प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे दो पार्टीज हैं, यहाँ पे तीन पार्टी हैं। यहाँ पे प्रॉमिस टू पे होता है, यहाँ पे ऑर्डर टू पे होता है। यहाँ पे लाइबिलिटी ऑफ मेकर इज प्राइमरी, मतलब प्रोमिसरी नोट में पेकर को डायरेक्टली पे करना है। मैंने आपको बोला है 25 तारीख को मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, तो आप मेरे पास आएंगे तो मुझे पे करना पड़ेगा। यहाँ पे ड्रॉवर की लाइबिलिटी सेकेंडरी होती है, मतलब जब ड्रॉई ने पे करने में डिफॉल्ट किया तभी ड्रॉवर को पे करना है, अदरवाइज प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी होती है, बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई की प्राइमरी लाइबिलिटी होती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है बच्चों। ये कुछ और पॉइंट्स हैं आप देख सकते हैं। देन बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में क्या डिफरेंस है। बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज होती हैं, तीन पार्टी, ड्रॉ, ड्रॉई एंड पे। यहाँ पे भी तीन पार्टी होती है लेकिन यहाँ पे ड्रॉई हमेशा बैंक होता है, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज रिक्वायर्स एक्सेप्टेंस, चेक को एक्सेप्टेंस वगैरह की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली चेक बैंक में लेके पहुंच जाओ, आपको पैसे मिल जाएंगे चेक के। उसके बाद अगर बिल ऑफ एक्सचेंज अपने टाइम पे प्रेजेंट नहीं किया तो ड्रॉवर क्या हो जाता है, डिस्चार्ज होता है। ड्रॉवर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो डिस्चार्ज होता है। लेकिन अगर आपने टाइम पे नहीं किया, इन केस ऑफ चेक आपने टाइम पे नहीं किया तो वो डिस्चार्ज नहीं होता, आपको पैसे देने ही होते हैं। मतलब 3 महीने के अंदर अगर मैंने चेक प्रेजेंट नहीं किया तो भी बच्चे ऐसा थोड़ी ना है कि आप मेरे को पैसे नहीं दोगे, आप मेरे को पैसे दोगे बट आप डिस्चार्ज नहीं होगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। बिल ऑफ एक्सचेंज क्रॉस नहीं होते, आपको पता है चेक जो होते हैं बच्चे दे आर क्रॉस्ड, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। फिर ये एक्सेप्टेंस के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि आपको पता है बिल ऑफ एक्सचेंज हैज टू बी एक्सेप्टेड। सो एक्सेप्टेंस राइटिंग में होनी चाहिए, जो ड्रॉई एक्सेप्ट करेगा राइटिंग में होना चाहिए, ड्रॉई को साइन करना चाहिए। एक्सेप्टेंस मस्ट बी ऑन द बिल, बिल के ऊपर आपको साइन करना है, या तो चेहरे पे आप लिखोगे कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया, फिर चेहरे के मतलब बिल के पीछे लिखो, ठीक है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कंप्लीट बाय डिलीवरी और नोटिस, कहने का मतलब है जब मैं आपके बिल को एक्सेप्ट करूंगा, ड्रॉई एक्सेप्ट करेगा तो आपको बिल पे लिख के आपको इन्फॉर्म करेगा, या फिर एक्सेप्टेंस का ठप्पा मार के वो आपको बिल दे देगा, ठीक है। अगर मान लो बिल सेट्स में ड्रॉ हुए हैं तो एक्सेप्टेंस सिर्फ एक पार्ट का होगा बच्चों। अगर आपने तीनों जो सेट्स में बिल ड्रॉ होते हैं, आपने हर एक सेट को एक्सेप्ट कर लिया तो आपकी लाइबिलिटी हर एक सेट के लिए पे करने की है बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इफ यू रिमेंबर बिल इन सेट्स, आपको पता है ना बच्चों, जो बेसिकली जो
इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रांजेक्शन होते हैं, तो वो एक कॉपी अगर बिल की भेजते थे तो वो घूम जाती थी, तो प्रॉब्लम होती थी, हमको वापस से बिल ड्रॉ करना होता, तो आप बिल क्या करते हैं, सेट्स में ड्रॉ करते हैं, 3 कॉपी बिल की भेजते हैं। नाउ ड्रॉ इन केस ऑफ नीड तो अपन ने देख लिया। बिल इन सेट्स ये हमने अभी पढ़ा कि जब आप एक से ज्यादा कॉपीज आप जब बिल की क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, और हर एक पार्ट को आपने नंबरिंग किया है, और इसमें आपने प्रोविजन बिल ऑफ इनसेट में आपने प्रोविजन दैट इट शैल कंटिन्यू टू बी पेबल सो एज लॉन्ग अदर रिमेन्स अनपेड। मतलब इसमें कोई भी एक बिल अगर पे हो गया तो बाकी के सारे बिल्स क्या हो जाते हैं बच्चों, डिस्चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि आपने बाकी की 2 तो कॉपीज थी ना। इसमें एक चीज याद रखना कि अगर आपने सामने वाले ने ड्रॉइंग ने तीनों बिल एक्सेप्ट कर लिए तो उसकी लाइबिलिटी तीनों बिल्स को पे करने की होगी बच्चों, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एकोमोडेशन बिल्स। क्या होते हैं बच्चों, व्हाट आर एकोमोडेशन बिल्स? किसी को याद है, कोई बताने की कोशिश करेगा? वुड समवन विल ट्राई? कोई कोशिश करेगा बताने की एकोमोडेशन बिल्स? इसमें कोई कंसीडरेशन नहीं होती, तो अपन ये हेल्प करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी को वेरी नाइस बच्चों। बिल ऑफ बिल जो फॉर एग्जांपल प्रभु कम्स टू मी, मेरे से पैसे मांगते हैं 1 लाख रुपए, मैंने बोला यार प्रभु मेरे पास पैसे नहीं है, बट मैं तेरे को एक बिल बना के ड्रॉ कर दे एक बिल ड्रॉ करके दे देता हूँ। तो मैंने प्रभु को एक बिल बना के दे दिया कि आई प्रॉमिस टू पे प्रभु 10 लाख रुपीज आफ्टर 6 मंथ। तो प्रभु क्या करता है बच्चों, इस बिल को जाके HDFC बैंक में क्या करवा लेता है, डिस्काउंट करवा लेता है, ठीक है। सो ये क्या हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, ये हो गया। तो ये बिल मैंने ड्रॉ किया प्रभु को अकोमोडेट करने के लिए, ये चीज आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो उसके बाद बच्चों अगर मान लो प्रभु को पैसे मिल गए, अब प्रभु को HDFC बैंक को या किसी बैंक को पे करना होगा 6 महीने के बाद। अगर प्रभु ने 6 महीने का पे नहीं किया तो HDFC बैंक मेरे को स्यू कर सकता है, मेरे से पैसे मांग सकता है, दिस यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। उसके बाद लेकिन अगर प्रभु 6 महीने का मेरे से पैसे मांगने वापस आता है, कि अगर मान लो प्रभु ने डिस्काउंट नहीं किया 6 महीने मेरे से पैसे मांग रहे, तो मैं प्रभु को बोल सकता हूँ कि ये बिल जो है वॉइड एब इनिशियो है, क्योंकि मैंने आपको बिल दिया बट उसके बदले में आपने मुझे कुछ कंसिडरेशन नहीं पे किया है। बट अगर प्रभु बैंक चला जाता है और बैंक वाला मेरे पास आता है तो मुझे देना पड़ेगा बच्चों, एस्टॉपल किया है मैंने, जैसे ही बिल ड्रॉ किया है इसका मतलब क्या है, मैंने एस्टॉपल किया है, और आई वुड बी लायबल टू द बैंक नॉट टू प्रभु। प्रभु के केस में मैं बोल सकता हूँ कि उसने मुझे कोई कंसिडरेशन नहीं दिया था, मैंने सिर्फ उसको अकोमोडेट करने के लिए बिल दिया है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रॉसिंग। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉसिंग बच्चों? हाँ जी बच्चों, क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है? सीधी बात है बच्चों, अपन 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर देते थ्रू पैरेलल लाइंस अपन ड्रॉ कर देते हैं। बेसिकली एक बैंक को एक इंस्ट्रक्शन होता है कि आपको काउंटर पे पेमेंट नहीं करना है, यू आर नॉट सपोज टू पे द मेक द पेमेंट एट द काउंटर, बट आपको क्या करना है, यू हैव टू पे इन द बैंक अकाउंट ऑफ द पेई, आपको बैंक अकाउंट पेई के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं। जनरल क्रॉसिंग, 2 पैरेलल लाइन बना देते हो, एंड कंपनी जो पेई होता है उसका आप नाम लिख देते हो, सिर्फ एंड कंपनी लिख देते हो। स्पेशल क्रॉसिंग, एक बैंक का इंस्ट्रक्शन होता है दूसरे बैंक को, जैसे मैंने स्टेट बैंक मेरा अकाउंट HDFC बैंक में, दिव्यांशी ने फीस दी मुझे, दिव्यांशी का अकाउंट है IDBI बैंक में, तो दिव्यांशी का IDBI बैंक का चेक मैं HDFC बैंक में जमा करूंगा, तो HDFC बैंक क्या करेगा, उस चेक के ना ऊपर क्या लिख देगा, HDFC बैंक लिख देगा। तो ये चेक जब IDBI बैंक में जाएगा एनकैश होने के लिए, IDBI को इंस्ट्रक्शन है कि भाई आप इसका प्रोसीड जो है वो HDFC के बैंक में ट्रांसफर करना। तो एक स्पेशल क्रॉसिंग जो है वो 2 बैंक्स के बीच में होती है। उसके बाद सिर्फ 2 पैरेलल लाइन लिखने से ये है कि पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में जाएगा, बट चेक की ट्रांसफरेबिलिटी नहीं रुकती। आप क्या करते हैं, पैरेलल लाइंस के साथ में क्या लिखते हैं, नॉट नेगोशिएबल भी लिखते हैं। तो ये जो क्रॉसिंग बन जाती है नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। लेकिन इससे भी बच्चों प्रोटेक्शन नहीं मिलती, तो सबसे अच्छी क्रॉसिंग माना गया है नॉट नेगोशिएबल प्लस अकाउंट पे। ये आप दोनों वर्ड लिखेंगे तो इसका मतलब ट्रांसफर भी नहीं होगा, प्लस पेमेंट कहाँ पे जाएगी, बैंक अकाउंट में ही जाएगी बच्चों। तो सबसे बढ़िया जो क्रॉसिंग मानी गई है दैट इज नॉट नेगोशिएबल विद एडिशन ऑफ द वर्ड अकाउंट पे। नाउ उसके बाद प्रोटेक्शन गिवन बाय द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट टू द बैंकर्स, मतलब जो बैंकर्स हैं अगर आपका चेक अगर बैंक ने क्या कर दिया है, ऑनर कर दिया है, तो व्हाट इज द प्रोटेक्शन दैट द पेइंग बैंकर इज गेटिंग। लेट्स सी। पहला, अगर बैंक ने एंडोर्सी को पेमेंट दे दी है, मतलब दिव्यांशी ने चेक दुष्यंत सर को दिया था, बट दुष्यंत सर ने उसको एंडोर्स कर दिया प्राची के फेवर में, तो बैंक ने प्राची को चेक का पेमेंट बैंक ने प्राची को दे दिया है, तो बच्चों बैंक डिस्चार्ज हो गया। अब दिव्यांशी बाद में बोलती नहीं मैंने तो प्राची को चेक दिया नहीं था, या मैं बोलता हूँ कि मैंने प्राची को पेमेंट नहीं किया था, नहीं,
बैंक ने अगर एंडोर्सी को पेमेंट दे दिया तो बैंक गेट्स डिस्चार्ज। बेयरर चेक के केस में अगर बैंक ने बेयरर को पेमेंट दे दिया है तो बैंक डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर चेक क्या है बच्चों, क्रॉस्ड है। अगर चेक क्या है, क्रॉस्ड है और बैंक ने आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं, बस कहानी खत्म। बैंक के ऊपर आप ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई किसके अकाउंट में डाल दिया है। नाउ उसके बाद बैंक ने बिना किसी नेग्लिजेंस के अपने कस्टमर के अकाउंट में पैसे रिसीव किए हैं, बैंक लायबल नहीं। फॉर एग्जांपल दिव्यांशी ने मेरे को बेवकूफ बनाया, साइबर क्राइम किया और साइबर क्राइम करके मेरे बैंक अकाउंट से पैसे दिव्यांशी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गए 10 लाख रुपए। अब दिव्यांशी ने मेरे साथ फ्रॉड किया था बच्चों, बैंक का तो काम है बच्चों, बैंक को थोड़ी ना पता कि दिव्यांशी ये साइबर क्राइम करके ला रही। तो अगर कस्टमर के बिहाफ पे बैंक से एक्सेप्ट करता है तो बैंक इज डिस्चार्ज, बैंक के ऊपर कोई लाइबिलिटी आने वाली नहीं है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद लाइबिलिटी ऑफ द ड्रॉई ऑफ अ चेक। लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉई ऑफ अ चेक मतलब लाइबिलिटी ऑफ द ड्रॉई ऑफ द चेक, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? हु इज द ड्रॉई? will accept द वन हु एक्सेप्ट्स द बिल। तो चेक के केस में ड्रॉई हमेशा कौन होता है? बैंक होता है। बच्चों अगर क्लाइंट के अकाउंट में, बैंक अकाउंट में सफिशिएंट पैसे हैं, सफिशिएंट पैसे होने के बावजूद अगर बैंक जो है चेक को डिसऑनर कर देता है, मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, मैंने मुस्कान को 1 लाख रुपए का चेक दिया लेकिन बैंक ने डिसऑनर कर दिया, तो इस केस में कौन लायबल है? ड्रॉ लायबल है, ड्रॉई लायबल है? Who is liable in this case? बच्चों मुस्कान। सीधी बात है बच्चों, इस केस में बैंक लायबल है, मुस्कान लायबल है, मतलब जो भी है ड्रॉई लायबल होगी। बस क्या बोल रहा हूँ मैं, HDFC बैंक के में मेरे बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, मैंने मुस्कान को एक चेक दिया 1 लाख रुपए का, और HDFC बैंक ने वो चेक डिसऑनर कर दिया, बाउंस कर दिया। बच्चों मेरे अकाउंट में तो पैसे थे, आप तो ऑनर कर सकते थे, बट बैंक ने क्या कर दिया, उस चेक को डिसऑनर कर दिया। क्या इस केस में मेरी गलती है, बैंक की गलती है? बैंक की गलती है, सीधी बात है यार। इस केस में जनरल रूल ये है कि अगर बच्चों अगर बैंक ने टाइम पे कैश, क्लाइंट के अकाउंट में पैसे थे बट उसको क्लाइंट के अकाउंट में सफिशिएंट पैसे थे बट स्टिल क्लाइंट का चेक उसने बाउंस कर दिया, तो बैंक वुड बी लायबल टू पे द डैमेजेस, बैंक मुझे डैमेजेस देगा। लेकिन बच्चों इन 7 केसेस में बैंक को कंपल्सरली चेक को डिसऑनर करना है। कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया, बैंक को पता चल गया है, कस्टमर मर गया है, बैंक को पता चल गया है, कस्टमर पागल हो गया है, बैंक को पता चल गया है, कस्टमर ने स्टॉप पेमेंट लगाया हुआ है, बैंक को गार्निशी ऑर्डर मिला है। गार्निशी ऑर्डर मतलब कोर्ट का ऑर्डर, जो क्लाइंट के कोर्ट का ऑर्डर जो क्लाइंट के फंड्स को क्या कर लेता है, अटैच कर लेता है, गार्निशी ऑर्डर मिला है। गवर्नमेंट या फिर स्टॉक एक्सचेंज के रेगुलेशंस या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के किसी लॉ के हिसाब से बैंक को बोला गया कि क्लाइंट के चेक को ऑनर मत करना, और कस्टमर ने अगर चेक घुमा दिया और बैंक को बताया कि मेरा चेक घूम गया, प्लीज मेरे चेक को ऑनर मत कर, तो इनके 7 केसेस में बैंक कंपल्सरी तुम्हारे चेक को क्या करेगा, डिसऑनर करेगा। ठीक है, उसके बाद नीचे लिखे हुए केसेस में अगर बैंक ना करे डिसऑनर तो भी चलता है, लेकिन नीचे वाले केस में अगर बैंक ने चेक को डिसऑनर किया है तो बैंक इज जस्टिफाइड। नीचे वाले केसेस में बैंक जस्टिफाइड है अगर बैंक क्या करता है, तुम्हारे चेक को क्या करता है, डिसऑनर करता है। पहला, अगर क्लाइंट के अकाउंट में सफिशिएंट फंड नहीं है तो डिसऑनर कर दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, अगर मान लो मेरा सफिशिएंट फंड नहीं बट मेरा ओडी है, बैंक में 10 लाख की ओडी है, तो 10 लाख के चेक को बैंक को ऑनर करना पड़ेगा भले मेरे अकाउंट में सफिशिएंट फंड नहीं है। दूसरा, मेरे बैंक में फंड्स हैं बट वो चेक के लिए पेबल नहीं है, मेरे बैंक में 10 लाख रुपए बट 10 लाख रुपए की मेरी इंस्टॉलमेंट है, तो बैंक ने 10 लाख का चेक डिसऑनर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चेक एम्बिगुअस है, चेक में डेट वगैरह ऑल्टर की गई है, चेक में फालतू का ऑल्टरेशन वगैरह है, दूसरी ब्रांच में चेक आपका गया है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है उसके अलावा किसी दूसरी ब्रांच में गया है और बैंक ने डिसऑनर कर दिया है। जॉइंट अकाउंट है बट चेक जो है वो सारे जॉइंट होल्डर्स ने साइन नहीं किया है, रीजनेबल टाइम के अंदर तुमने प्रेजेंट नहीं किया, 3 महीने के अंदर प्रेजेंट नहीं किया, और जब आपने चेक ड्रॉ किया है, चेक तो आपने प्रेजेंट किया बैंक में बट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, आपने किसी के साथ धोखाधड़ी करके वो चेक ऑब्टेन किया, बैंक को ऐसा डाउट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द प्रोटेक्शन गिवन टू कलेक्टिंग बैंकर। नाउ व्हाट इज, हु इज कलेक्टिंग बैंकर? बैंक जो आपके बिहाफ पे पेमेंट कलेक्ट करता है उसको कलेक्टिंग बैंकर बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग
महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश विद्युत निगम के बिहाफ पे HDFC बैंक पेमेंट कलेक्ट करता है, तो मेरा बिजली का बिल का पेमेंट HDFC बैंक के अकाउंट में जाएगा। तो HDFC बैंक क्या है? कलेक्टिंग बैंकर है। आप लोग मुझे फीस पे करते हैं, मेरा अकाउंट HDFC बैंक में, तो HDFC बैंक इज अ कलेक्टिंग बैंकर। सो अगर एक बैंक कलेक्टिंग बैंकर है, बैंक अपने कस्टमर के बिहाफ पे पेमेंट कलेक्ट करता है, चेक जो है बैंक को, मतलब बैंकों के पास क्रॉस चेक आ रहा है और बैंक ने गुड फेथ में काम किया, मतलब कुल मिला के बच्चों गुड फेथ में अगर बैंक अपने क्लाइंट के, अपने कस्टमर के अकाउंट में पैसे ले रहा है, तो बच्चों बैंक की कोई गलती है ही नहीं, बैंक की कोई लायबिलिटी है ही नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय पेमेंट इन ड्यू कोर्स? बेटा पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या है? हाँ जी बच्चों, अरे व्हाट डू यू मीन बाय पेमेंट इन ड्यू कोर्स? बच्चों जब अपेरेंट टेनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जब एक बंदे को पैसे चुकाने हैं, पैसे पे करने हैं, तो वो कैसे पे कर रहा है? जो टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है उसके हिसाब से पे कर रहा है, गुड फेथ में पे कर रहा है, बिना किसी लापरवाही के पे कर रहा है, और बेरर इंस्ट्रूमेंट है तो बेरर को पे कर रहा है बच्चों। तो मुझे आपको पैसे 25 तारीख को देने थे, 5,000 रुपए देने थे, आप 25 तारीख को मेरे पास आए, मैंने 5,000 रुपए आपको दे दिए, आपने बोला कैश में चाहिए, मैंने कैश में दिए। तो ये जो पेमेंट कर रहा हूँ मैं कैसे कर रहा हूँ बच्चों? दिस पेमेंट आई एम मेकिंग इन ड्यू कोर्स। होल्डर कौन होता है बच्चों? वो बंदा जो अपने नाम पे, या फिर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो उसके नाम पे चलते, या फिर ये अपना बेरर इंस्ट्रूमेंट है तो, एक मिनट, हेलो, हाँ ना, सीपी बन गया क्या? उसको बोलना जेरोक्स वाली दुकान में रख दे, और ये रख, लेकिन कल सुबह अपने को कैसे मिलेगा फिर? विशाल सर का ऑफिस ही बंद हो गया होगा ना? नहीं, विशाल सर का ऑफिस चालू है। आप कहाँ, आप निकल गए ना क्लास से? तो उसको बोलना वो ऊपर विशाल सर के ऑफिस में रख दे यार, क्रिप्टॉन का नंबर बता दो उसको, रख देगा वहां पे। हाँ हाँ रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, उनको बोल दो अच्छे से। हाँ बच्चों, सो होल्डर कौन है बच्चों? जो बंदा एंटाइटल्ड है, जिसके पास हक है कि वो अपने नाम पर, या फिर बेरर इंस्ट्रूमेंट है जिसके पास प्रॉपर पोजीशन का राइट है, वो बंदा होल्डर है, और वो बंदा क्या कर सकता है? पेमेंट रिसीव कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज होल्डर। या फिर अगर इंस्ट्रूमेंट, मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट है वो लॉस हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, सो होल्डर वो इंसान है जो इंसान, तो फॉर एग्जांपल मुस्कान ने मेरे को चेक दिया, दुष्यंजन सर का नाम लिखा उसके ऊपर, और वो मेरी जेब में ही पड़ा रह गया और वो धुल गया, तो चेक जब धुला और बर्बाद हो गया, तो उस समय हु वाज एंटाइटल्ड टू रिकवर मनी फ्रॉम द चेक? होल्डर। तो मैं होल्डर हूँ। बच्चों हमेशा याद रखिए, हर होल्डर को होल्डर इन ड्यू कोर्स माना गया है, अनलेस अदरवाइज इज प्रूव्ड। अगर कुछ और साबित नहीं हो जाता तो हर होल्डर को होल्डर इन ड्यू कोर्स माना जाता है। आपको पता है होल्डर इन ड्यू कोर्स सबसे ईमानदार व्यक्ति होता है। तो बच्चों 3 कंडीशन अगर फुलफिल हो जाएगी तो एक बंदा, एक होल्डर, होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाता है। नंबर 1, मैच्योरिटी के पहले आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट आता है। नंबर 2, कंसीडरेशन पे करके आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट आता है। और नंबर 3, एक मिनट, मैच्योरिटी के पहले, दूसरा नंबर 2 कंसीडरेशन पे करके, और नंबर 3 गुड फेथ में। तो 3 कंडीशन फुलफिल करके अगर आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट आता है तो यू बिकम अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। नाउ बच्चों भी याद रखिए, एग्जाम में मुझे लगता है इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, मुझे लगता है एग्जाम में दे कैन आस्क अ क्वेश्चन कि द पर्सन हु इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, उसको क्या क्या अधिकार मिलते हैं। तो सबसे पहला, अगर इंस्ट्रूमेंट होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास आता है, इनक्वाइड इंस्ट्रूमेंट आता है, तो जितना अमाउंट स्टैम्प में लिखा है वो पूरा अमाउंट उतना भर सकता है होल्डर इन ड्यू कोर्स, पहला अधिकार। दूसरा, हाँ जी, होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास अगर क्या आता है बच्चों, अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास इंस्ट्रूमेंट आता है, तो जो जिन पार्टीज को पेमेंट देना है, वो पार्टीज अपना पेमेंट देने की जो लाइबिलिटी है, इस ग्राउंड पे मना नहीं कर सकती पेमेंट देना कि नहीं भाई ये इंस्ट्रूमेंट कंडीशनल है और हम पे नहीं करेंगे, या इंस्ट्रूमेंट किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ड्रॉ हुआ था वो फुलफिल नहीं। तो कोई भी प्रायर पार्टी पेमेंट देने की लाइबिलिटी को खत्म नहीं कर सकती ये बोल के कि इंस्ट्रूमेंट कंडीशनल था। उसके बाद होल्डर इन ड्यू कोर्स, अगर मान लो होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास इंस्ट्रूमेंट किसी चोर से भी आ रहा है, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स को बेटर टाइटल मिलता है। आपको पता है एक बार इंस्ट्रूमेंट होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास आता है तो
उस इंस्ट्रूमेंट में जितने भी डिफेक्ट थे वो सारे डिफेक्ट क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। जब होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास कोई इंस्ट्रूमेंट आता है और वो इंस्ट्रूमेंट अगर बाउंस हो गया और होल्डर इन ड्यू कोर्स प्रायर पार्टीज को स्यू करता है, तो प्रायर पार्टीज ये नहीं बोल सकते कि इंस्ट्रूमेंट इनवैलिड है या इंस्ट्रूमेंट का टाइटल डिफेक्टिव है, कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता। ये नहीं बोल सकते कि ड्रॉई फिक्टिशियस है, आप कुछ भी नहीं बोल सकते अगर इंस्ट्रूमेंट किसके पास आता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास। द डिफेंस ऑफ अकोमोडेशन एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी सेट अप अगेंस्ट होल्डर इन ड्यू कोर्स। बच्चों आप ये नहीं बोल सकते, अगर मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स हूँ, जैसे एचडीएफसी बैंक ने बिल डिस्काउंट किया, बेचारा वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, तो एचडीएफसी बैंक जब ड्रॉवर के पास पैसे मांगना जाए, जिससे अकोमोडेशन बिल दिया था अगर आपको याद हो, तो ड्रॉवर ये नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, मैंने तो अकोमोडेट करने के लिए नहीं। होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास अगर इंस्ट्रूमेंट आ गया, यू हैव टू पे। चलिए नाउ लेट्स राइट अ क्वेश्चन, लेट्स सी अ क्वेश्चन। बच्चों अपनी राइटिंग प्रैक्टिस भी हम इस सेशन में जारी रखेंगे। चलिए बच्चों, सब लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। रमा बॉट एन इलेक्ट्रिकल वॉच ऑफ ₹50,000 फ्रॉम श्याम एंड कंपनी। तो रमा ने क्या किया, एक घड़ी खरीदी श्याम एंड कंपनी से। रमा ने एक चेक दिया मिस्टर के फेवर में। मिस्टर के कौन थे, ओनर थे। तो मैंने आपके यहाँ से घड़ी खरीदी और आपको एक चेक दे दिया, आपने चेक लिया और अपने ड्रॉर में डाल दिया। आपका एक एम्प्लॉय है के ने चेक ड्रॉर से निकाला और उसने एंडोर्स किया, मतलब उसने उस चेक के ऊपर लिख दिया पे मिस्टर के, सॉरी के ने तो चेक ड्रॉर में डाला, के दुकान श्याम एंड कंपनी का मालिक था, उसको चेक मिलता। एम्प्लॉय ने क्या किया, के एम्प्लॉय ने क्या किया, उस चेक को ड्रॉर से निकाला और उसने लिखा पे पी। सो ये चेक था, के नाम पे था ये चेक, के एम्प्लॉय ने उसको पे पी करके एंडोर्स कर दिया और के डुप्लीकेट साइन मार दिए। तो अब चेक किसके पास आ गया, पी के पास आ गया। अब पी के पास कैसे आ गया, मिस्टर पी फॉर द गुड्स दैट मिस्टर पी परचेज फ्रॉम द एम्प्लॉय फॉर ₹50,000। अच्छा, मिस्टर पी के पास चेक कैसे गया, क्योंकि मिस्टर पी ने गुड्स परचेज किए थे, मतलब मिस्टर पी के पास चेक कैसे आया बच्चों, फॉर कंसीडरेशन, मतलब मिस्टर पी गॉट द चेक फॉर कंसीडरेशन। मिस्टर पी उस चेक को एनकैश करने गए ऑन द सेम डे। 3 दिन के बाद मिस्टर के को पता चला कि भाई उनका जो चेक है वो चोरी हो गया और उसने राम को इन्फॉर्म किया। एग्जामिन द लायबिलिटी ऑफ रामा। सो बेसिकली इज रामा लायबल टू मिस्टर पी, मुझे बताइए। टेल मी द आंसर, रीड द क्वेश्चन और मुझे इसका आंसर बताइए। नो सर। हाँ जी, और कोई ट्राई करेगा। एम्प्लॉय लायबल होगा ना। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या मिस्टर पी को पैसे मिलेंगे, हाँ या ना। यस सर। हाँ जी बेटा, सर मिलेंगे। यहाँ पे एक्चुअली ऐसा होना चाहिए था कि एम्प्लॉय परचेज गुड्स, एम्प्लॉय ने गुड्स परचेज किए मिस्टर पी से। गेटिंग माय पॉइंट। सर आप मैराथन ली थी उसमें लिखवाया था ये यूट्यूब पे। हाँ क्या, मेरे को तो याद नहीं। अच्छा, वो पिछली बार की मैराथन होगी जो लिखवाया था, इसका आंसर मैंने check of ₹50,000 and the employee of Mr. Shyam has forgery and the फिर इसके पास आ गया from the bank account has been discharged and there will be no liability on that amount. रामा के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं आएगी। एक मिनट, एग्जामिन द लाइबिलिटी ऑफ रामा। हाँ, मतलब रामा के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी, मतलब रामा डिस्चार्ज हो गया ना बेटा, रामा डिस्चार्ज हो गया ना।
Yes, sir, Rama discharged. क्यों डिस्चार्ज हो गया? क्योंकि बच्चों ये जो बंदा बन गया, ये जो मिस्टर पी के पास पैसे आए हैं, कैन आई से मिस्टर पी हैज बिकम होल्डर इन ड्यू कोर्स? मिस्टर पी जो है वो क्या बन गए? चलो लिखो इसका आंसर, जल्दी से लिखो यार, अपने पास टाइम नहीं है। लिखो एज पर द प्रोविजंस ऑफ negotiable instrument 88 Act 8081 in case the check or instruments comes into the hands of holder in due course, the instrument gets free from all the defects. Full stop. In the given question, Mr. P has encashed the check after it was duly मतलब properly delivered by Rama to Mr. K. The employee forged it and gave it to Mr. P. Who is a holder in due course. So if payment has been made, to Mr. P, Rama is discharged. अब आप बोलोगे नहीं सर के का क्या होगा, तो के को जो करना है वो अपने एम्प्लॉइज के थ्रू करे, वो अपने एम्प्लॉय के खिलाफ एक्शन लेगा फॉर्जरी का। ठीक है, सो मिस्टर, अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई इस केस में बताइए कि मिस्टर के को क्या रेमेडी मिलेगी, आप क्या बोलेंगे? के को क्या रेमेडी मिलेगी? व्हाट रेमेडीज विल मिस्टर के गेट? हाँ बेटा, मिस्टर के को क्या रेमेडी मिलेगी? मिस्टर के फॉर्जरी का केस डाल सकता है, किसके अगेंस्ट? अपने एम्प्लॉय के अगेंस्ट। बट रामा की यहाँ पे लाइबिलिटीज क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। Yes, sir. चलो डन, आगे बढ़ जाएंगे। लिख लिया सब लोगों ने? Yes, sir. Yes. चलो दैट्स रियली नाइस। चलिए नेक्स्ट क्या है? मैच्योरिटी एंड डेज ऑफ ग्रेस क्या है भैया? अगर इंस्ट्रूमेंट डिमांड पे, साइट पे या प्रेजेंटमेंट में पेबल नहीं है तो ये मैच्योर कब होगा बच्चों? जिस डेट को इसका पेमेंट होना चाहिए था उसके थर्ड डे पे मैच्योर होगा पेमेंट के लिए। और अगर थर्ड डे को क्या आता है बच्चों? पब्लिक हॉलीडे है, तो उसके एक दिन पहले ये मैच्योर होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। इज दैट क्लियर? अगर इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना है, मैंने आपको बोला कि हर महीने में आपको 5-5 लाख रुपए दूंगा, तो 5-5 लाख हर एक इंस्टॉलमेंट के लिए अपने को 3 दिन का क्या मिलेगा? ग्रेस मिलेगा। इज दैट क्लियर? चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है।
Calculate the day of maturity of the following bill of exchange and also explain the rules for calculating the days of maturity. तो सबसे पहले याद रखना रूल क्या है. चलो लिखो इसका आंसर. लिखिए. As per the provisions of Negotiable Instruments Act 1881, an instrument not payable on demand or at sight or on presentment matures on third day after the day on which it is. प्रेजेंटेशन लिखा है क्या? Presentment. ओके. ठीक है. It is payable. उसके बाद if the last day of grace अगर ग्रेस का लास्ट डे क्या है बच्चों? पब्लिक हॉलीडे. तो it falls due for payment. Yeah, it's due for payment. It will be for payment on the preceding day. Now, अब यहाँ पे पहले केस में क्या होगा? फर्स्ट केस में पेमेंट कब होगी बच्चों? इंस्ट्रूमेंट drawn on 21/6/23 payable after 100 days will mature on which date बच्चों? हाँ जी, 21/6/2023 से काउंट करो 100 डेज, उसमें 2 दिन ऐड कर दो. हाँ जी, इक्कीस जून से लेके 21 जुलाई तक कितने दिन हो गए? 30 डेज. 2 अक्टूबर 21 जुलाई से लेके 21 अगस्त तक कितने हो गए? 31 डेज हो गए. 21 अगस्त से लेके 21 सितंबर तक कितने दिन हो गए? 30. 21 सितंबर से यार क्या कर रहा हूं मैं यार? तो पहले 9 डेज जो जून के बचे हाँ, थे वो बोल देंगे ना. वही 9 डेज जून के. उसके बाद जुलाई के कितने दिन? 31 डेज. अगस्त के कितने दिन? 31. सितंबर के कितने दिन? 30 दिन. कितने दिन हो गए? तो एक हो जाएंगे 29 तक से. 101 होगा. तो 29 सितंबर को हो जाएंगे 100 डेज. ठीक है. 29 के बाद 30th इज द फर्स्ट डे, फर्स्ट इज द सेकेंड,
तो ये थर्ड डे यहाँ पे आएगा बच्चों, तो यहाँ पे विल मैच्योर ऑन 2 अक्टूबर 2023। दूसरा देखो, सर पर 2 अक्टूबर नेशनल हॉलीडे तो उसके एक अरे हाँ यार, 2 अक्टूबर इज national holiday, so the payment will be made on October 1। गुड, क्लियर है बच्चों? ये अच्छा क्वेश्चन है। डन बच्चों? Yes. चलो सेकंड देखो, बी, बिल ड्रॉन ऑन 28/4/23, पेबल 20 days आफ्टर साइट। साइट होता तो वो डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता, साइट के बाद आपने डेज बता दिए, मतलब ये क्या हो गया बच्चों, इट बिकम्स टाइम इंस्ट्रूमेंट। आफ्टर साइट and bill is presented on 30th/4/23, it will mature on which date बच्चों? हाँ जी, 30 अप्रैल खत्म हो गया, 30th अप्रैल प्लस 20 days प्लस 30, कौन सी तारीख आई बताओ? 24 में। तो द डेट इज May 23। चलिए बच्चों, अगर May 23 को तो कोई हॉलीडे होता नहीं तो बच्चों ये हो गया अपना सेकंड आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए बच्चों, क्लियर है? चलिए, Yes, sir. लिखिए सब लोगों ने। Has everyone written? सर एक सेकंड लास्ट वन बस, तो एक सेकंड। आराम से, कोई दिक्कत नहीं बेटा। चलो गुड, ग्रेट। चलिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेड विदाउट कंसीडरेशन। बच्चों हमेशा याद रखिए, हर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपके सामने आता है तो इट इज ऑलवेज प्रिज्यूम दैट इट इज मेड अप फॉर कंसीडरेशन। तो अगर कोई पार्टी बोलती है कि इट वाज मेड विदाउट कंसीडरेशन, तो उस पार्टी को प्रूव करना पड़ेगा कि भाई वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट कंसीडरेशन ड्रॉ हुआ था। ठीक है, इट्स अ प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। ठीक है, सो ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर बिना कंसीडरेशन का कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो वो कोई भी प्रकार का ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करेगा। कैपेसिटी ऑफ पार्टी बच्चों, सो व्हाट इज कैपेसिटी ऑफ पार्टी? तो बच्चों हमेशा याद रखिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वही इंसान ड्रॉ कर सकता है जो क्या कर सकता है बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। माइनर ड्रॉ, एंडोर्स, डिलीवर सब कुछ कर सकता है बच्चों, माइनर भी ड्रॉ कर सकता है बट उसके ऊपर लाइबिलिटी नहीं आएगी। तो माइनर ने अगर इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया और सक्षम को दिया, सक्षम ने उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया, तो इंस्ट्रूमेंट अगर बाउंस होता है लाइबिलिटी सक्षम की होगी, माइनर इज नेवर लायबल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद इफ कॉर्पोरेशन इज एम्पावर्ड बाय इट्स चार्टर ऑफ इनकॉर्पोरेशन और इट्स मेमोरेंडम, इट मे एंडोर्स। कंपनी को अगर उसका मेमोरेंडम अलाउ करता है तो वो भी क्या कर सकती है? ड्रॉ एंडोर्स कर सकती है। कंपनी तो आपको पता है आर्टिफिशियल पर्सन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। किसी मरे हुए इंसान का लीगल रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ डिलीवरी के थ्रू, मतलब कोई इंसान ने चेक ड्रॉ किया था और वो मर गया, तो उस मरे हुए इंसान का लीगल रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ डिलीवरी के थ्रू क्या नहीं कर सकता बच्चों? उसको एंडोर्स नहीं कर सकता है, ये ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट है बच्चों, ए ड्रू अ चेक ऑफ ₹20,000 पेबल टू बी। तो ए ने एक चेक ड्रॉ किया और उसकी पेमेंट 20,000 रुपए का बी को पे करने के लिए, और डिलीवर्ड टू हिम।
और उसने ये चेक किसको दे दिया, बी को दे दिया, ठीक है। बी ने उसको क्या कर दिया, आर के फेवर में एंडोर्स कर दिया। बी ने उस इंस्ट्रूमेंट को क्या किया बच्चों, बी ने उसको आर के फेवर में एंडोर्स कर दिया। आर केप्ट इन हिज टेबल ड्रॉर, आर ने उस इंस्ट्रूमेंट को क्या किया बच्चों, अपने ड्रॉर में डाल दिया। और बच्चों इसी दौरान बच्चों बी की क्या हो गई, डेथ हो गई। और डेथ के बाद वो चेक किसको मिलता है, डेथ के बाद अरे आर को याद आता है, अरे यार चेक का पेमेंट तो हो ही नहीं है। और बच्चों वो तो चेक डेफिनेटली डिसऑनर हो जाएगा। क्यों डिसऑनर हो जाएगा, क्योंकि जिस बंदे ने चेक ड्रॉ किया था उसकी तो डेथ हो गई है। आपको पता है बैंक भी जस्टिफाइड है। अगर नाउ ने सूट फाइल की रिकवरी के लिए, कैन आर रिकवर द अमाउंट ऑफ चेक, बताइए बच्चों क्या होगा इसका आंसर। हाँ जी, व्हाट वुड बी इट्स आंसर, बताइए बच्चों। क्या आर केस फाइल कर सकता है, क्योंकि बी की तो डेथ हो गई है, तो एक बंदा डिस्चार्ज हो जाता है जैसे उसकी डेथ होती है। हम्म, हाँ जी बेटा, सर चेक तो डिसऑनर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, तो इसलिए तो आर ने केस फाइल किया है। तो सर डिसऑनर चेक है तो वो लाइफ उसको रिकवर करेगा। बच्चों चेक अगर डिसऑनर हो गया तो आप क्या करोगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ क्या करोगे, आप सूट फाइल करोगे। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी ये देखेगा कि सक्सेशन है या नहीं। तो आपको अगर सिंपल वे में आंसर लिखना, लिखिए आंसर लिखिए, एज पर द प्रोविजंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, once a party is deceased, once a party dies, it is discharged of its obligations in respect of the instrument. ठीक है, the bank is also justified in dishonoring the check if the bank has received notice of death. In the given question, Mr. R received the check and kept the check in his drawer, and before the check was presented, Mr. B died. And Mr. R filed the suit for recovery of check. Conclusion: Mr. B will not be liable. However, his successor
may be liable as per सक्सेशन लॉस। अब उसमें भी एक प्रोविजन है कि सक्सेसर को अगर उतना अमाउंट मिला है तो वो लायबल हो सकता है, और यहाँ पे बैंक भी जस्टिफाइड होगा डिसऑनर करने में बच्चे। डन। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, A made endorsement of bill of exchange of rupees 50,000 to B, but before the bill could be delivered to Mr. A, एक मिनट, तो हटा देना, delivered, Mr. A died and Mr. S, the son of Mr. A, wants to complete the negotiable instrument drawn by his father. What are the provision? कुछ नहीं बच्चों, एक फादर ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया और ड्रॉ करने के बाद वो डिलीवर करना चाहता था, डिलीवर करने के पहले उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। मान लीजिए मोहन ने एक इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया सोहन के फेवर में, और मोहन इस इंस्ट्रूमेंट को सोहन को देता, उसके पहले क्या हो जाती है बच्चों, मोहन की डेथ हो जाती है। अब मोहन का बेटा जो है उस एंडोर्समेंट को कंप्लीट करना चाहता है, मतलब मरे हुए मोहन का बेटा उस इंस्ट्रूमेंट को सोहन को देना चाहता है, तो क्या वो दे सकता है, लिखिए। तो क्वेश्चन यहाँ पे इश्यू क्या है, झगड़ा क्या है, क्या मरे हुए इंसान का बेटा एंडोर्समेंट को कंप्लीट कर सकते हैं? यस, चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर। लिखिए एज पर प्रोविजन लिखेंगे पहले, द प्रोविजंस ऑफ एक्ट 1881 comma the legal representative of deceased person cannot complete the negotiation by mere delivery। ठीक है, मतलब तो मरे हुए बाप के का चेक आपने लिया और सामने वाले को दे दिया, नहीं बच्चों इससे तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो चेक बाउंस होता है तो बच्चों इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अपनी लाइबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, कैन नॉट बी डिलीवर्ड बाय mere delivery, and the legal representative will have to, एक मिनट, to specifically create his personal liability on the instrument in case the drawer of the instrument is dead।
full stop. So in the given question, as Mr. A has died, after drawing the negotiable instrument, and before its delivery, comma, his legal representative cannot complete the negotiation by mere delivery. mere delivery इसलिए नहीं क्योंकि बाप तो मर गया है बच्चों, अगर वो बाउंस भी हो जाएगा तो आप किसको स्यू करोगे? तो उसको अपनी पर्सनल लाइबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी कि भाई पिताजी की डेथ हो गई है एंड आई विल बिकम ड्रॉई इन केस ऑफ नीड. आपको ऐसा बनाना पड़ेगा, या फिर मैं पे करूंगा, मैं पर्सनली पे करूंगा, ऐसा लिख के आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एंडोर्स करना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? बच्चे क्लियर है सबको यहां तक? लिख लीजिएगा जल्दी से. चलो बच्चों प्लीज अपना ध्यान रखो, कल मिलते हैं और कल अपन इस टॉपिक को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे. ठीक है? अभी नहीं, अभी बाय नहीं होगा. चलो बाय बाय. हाँ अभी रुको 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 रुको. एक अपने को थोड़ा सा मुझे एक बार डिस्कस करना था कि क्या स्ट्रेटजी अपन फॉलो कर रहे हैं पढ़ाई को लेकर. जस्ट अ मिनट. ठीक है अभी चल जाओ, कल डिस्कस करते हैं. तो अभी तो जितना पढ़ा है अपन नेगोशिएबल अच्छे से रिवाइज कर लो, इस चैप्टर को कंप्लीट करो. ठीक है? स्ट्रेटजीज वगैरह हम कल फ्रेम अप करते हैं क्या करना है, और बस अच्छे से पढ़ाई करो. ठीक है? रोज अपन कोशिश करेंगे कि रोज अपन 1 घंटे मिले, 1-1.5 घंटे अपार्ट फ्रॉम द रिवीजन जो कंपनी लॉ का चल रहा है. ठीक है? एंड बी वेरी प्रोएक्टिव. इस टाइम पे बिल्कुल चीट मत करना भाई, एकदम अच्छे से करो, इतनी मेहनत की है. ठीक है? चलिए बच्चों प्लीज अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं सर इसको बच्चों का नेगोशिएबल कल करते हैं बाद में बेटा. करेंगे. हाँ नहीं नहीं बाद में नहीं, कल ही करेंगे, कल इसको खत्म कर देंगे. ठीक है? हाँ ये चैप्टर मैंने आखिरी ये चैप्टर मैं मैराथन में नहीं लूंगा, क्योंकि मैराथन में ये चैप्टर ना बहुत जल्दी होते हैं, 20 मिनट 25 मिनट में चैप्टर खत्म करें, इसलिए मैंने इसको अलग से रखा है ताकि इसमें हम क्या कर पाए, अच्छे से टाइम देके खत्म करें. ठीक है? चलिए बच्चों ध्यान रखिए.